गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो भी सेशन से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सके। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं या जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो आपके परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप सभी तक लगातार पहुंचते रहे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं बीते सप्ताह पूछे गए अभ्यास प्रश्न के साथ। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रश्न का सही उत्तर दिया था। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे लास्ट वीक में हमने आपसे पूछा था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 3880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर कई स्टूडेंट ने दिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर यहां पर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि वाराणसी होगा। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल को 3880 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आधारशिला रखी है। इसके अंतर्गत अगर हम यहां पर देखते हैं कि आप सभी को पता ही होगा कि जो वाराणसी है वो प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है और यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत इनकी 50वीं यात्रा थी। अब इन परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो अगर हम देखते हैं बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए की गई है, तो उन पर एक नजर अगर देखें डिटेल में तो यहां पर लगभग 130 पेयजल योजनाओं, 100 से नए आंगनवाड़ी केंद्रों, 356 ग्रामीण पुस्तकालयों, पिंडारा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज सहित जिन ग्रामीण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है, इन परियोजनाओं के उद्देश्य की अगर बात करें तो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में खासकर जो बुनियादी ढांचा है उनमें सुधार करना है। इसी के अंतर्गत देखें कि इन परियोजनाओं से न केवल नागरिकों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है यानी कि जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा, बल्कि इस आसपास के क्षेत्र में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और जो सांस्कृतिक यहाँ की धरोहर है वाराणसी की, उसको भी इन योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ खासकर जो पर्यटन वाला क्षेत्र है उसमें भी सुधार करते हुए ज्यादा से ज्यादा न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को भी आकर्षित करना है। इसी के मद्देनजर यहां पर अगर देखते हैं तो जो हाईवेज हैं उसका भी यहां पर काफी हद तक अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत देखिए यहां पर वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच सड़क, पुल, मड़वाडी और जो यहाँ जहां पर भिखारीपुर है जो और पर फ्लाईओवर तथा वाराणसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इसके अलावा नेशनल हाईवे जो 31 है यहां पर हाईवे अंडरपास रोड सुरंग की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही यहां पर जो बिजली की बुनियादी ढांचे हैं उनके सुधार के लिए यहां पर वाराणसी मंडल के अंतर्गत जो भी अन्य जिले आते हैं जिसमें चंदौली है, जौनपुर है, गाजीपुर है, इन जिलों में दो 400 किलोवाट और एक 220 किलोवाट ट्रांसमिशन सबमिशन का भी उद्घाटन इनके अंतर्गत किया गया। साथ ही साथ यहां पर एक एकता मॉल बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत काशी में ही एक छत के नीचे यहां पर अगर देखते हैं भारत के जितने भी विविध प्रकार के जो शिल्प हैं यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो भी विभिन्न उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन यहां पर किया जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो जिन बच्चों ने प्रश्न का उत्तर दिया था तो बहुत ही उन सब का अगर हम कहें तो तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके जवाबों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। और जो भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर को दीजिए, प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करिए और उसके आंसर भी ढूंढिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न की। सवाल है, कुमुदनी लाखिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कथक, चारकुला, ख्याल, लोक नृत्य या फिर रासलीला? तो अभी हम बात करें हाल में तो कुमुदनी लाखिया जिनका जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, 95 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया है और ये कथक से संबंधित थी। ये एक कथक कलाकार और एक कोरियोग्राफर भी थी। कथक की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। हालांकि उत्तर प्रदेश में और भी कई लोक नृत्य हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। इसके कथक की अगर बात करें तो ये कथा शब्द से बना हुआ है जिसके अंतर्गत
यह माना जाता है कि किसी भी कथा को कहना जिसमें बॉडी की जो अगर देखते हैं जितनी भी प्रकार की भाव भंगिमाएं होती है, यहां पर जटिल तरीके से अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें कि यहां पर किस तरह से शरीर का इसमें इस्तेमाल करके इशारों के माध्यम से, जटिल फुटवर्क के माध्यम से और हाथों की कलाकारी के माध्यम से किसी कथा का वाचन करने का प्रयास किया जाता है। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम यहां पर जान लेते हैं कि अभी देखिए 12 अप्रैल 2025 को जो कथक कलाकार हैं, कथक कलाकार है और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है, जिसकी वजह से एक बार सुर्खियों में रही। अब यहां पर अगर बात करें कुमुदनी लाखिया की, तो इन्होंने 1967 में भारतीय नृत्य और संगीत के लिए एक संस्थान जिसका नाम कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक है, इसकी स्थापना की थी, जो निसंदेह रूप से अगर हम देखते हैं तो कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में यहां पर कई स्टूडेंट्स को शिक्षाएं दे रहा है, उन्हें दीक्षित कर रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इनका योगदान है और इन्हीं के इस योगदान की वजह से और जो इन्होंने नृत्य की सेवा की है उसके लिए इन्हें कई बार कई पुरस्कारों के माध्यम से पद्म विभूषण, पद्मश्री, साहित्य नाटक अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो इनकी अगर बात करें तो इन्हें कुमी बेन के नाम से भी जाना जाता था और इनका जन्म जो है 17 मई 1930 को अहमदाबाद गुजरात में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। कथक नृत्य की अगर प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जयपुर घराने के जो पंडित थे सुंदर प्रसाद से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली। इसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं तो लखनऊ घराने के जो महान नृत्याचार्य थे पंडित शंभू महाराज से इन्होंने प्रशिक्षण लिया था। अगर कथक की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके काल में कथक को अगर हम देखते हैं तो काफी संरक्षण मिला और काफी बढ़ावा भी मिलता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने न केवल भारत में बल्कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी अपनी कला की एक अमिट छाप छोड़ी है और उसका एक इस तरह से प्रदर्शन किया है कि भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य की जो एक राज्य लोक नृत्य है उसको वैश्विक पटल पर एक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए देखिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1982 में दिया गया, पद्मश्री 1987 में, पद्म भूषण दिया गया, 2010 में कालिदास सम्मान दिया गया, 2002 में और वही पद्म विभूषण को से भी इन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2025 में। तो चलिए यहाँ पर कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का आधिकारिक राज्य नृत्य है। यहां पर इसकी अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये उत्तरी क्षेत्र से हुई है और ये भारत में सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जैसा कि मैंने पहला भी बताया कि कथक का उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है कथा कहना। इसके अंतर्गत जो शरीर है उसका जटिल फुटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, इशारों के माध्यम से, इसके अलावा सुंदर हाथों के माध्यम से और मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक कहानी के लिए ये काफी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। राज्य में अगर हम देखते हैं तो कथक की एक समृद्ध परंपरा चली आ रही, जिसमें कई प्रकार के प्रसिद्ध नर्तक और गुरु लोगों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, इनका नाम जो है प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। इन्होंने कथक के विकास और उसके लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दे करके इसे और भी पुष्ट किया है। इसे राज्य भर के कई स्कूलों और कॉलेजों में एक विषय के रूप में पढ़ाया भी जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, इनके शासनकाल में कथक नृत्य को काफी संरक्षण मिला और ये एक कला के रूप में उभर करके सामने हुई, यानी कि काफी इसका विकास हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा कथक के बारे में और भी डिटेल अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का आधिकारिक तौर पर राजकीय नृत्य है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि जो यहाँ पर विकल्प में थे ये भी उत्तर प्रदेश के ही महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से है। चारकुला है, ख्याल लोक नृत्य है, रासलीला है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन नृत्यों की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके ये चार जो शास्त्रीय नृत्य है या जो लोक नृत्य है ये भी पूरे हो जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर और खासकर मेंस में अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है वहां पे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी तरह की समस्या को लेकर के हैं परेशान, तो स्टडी आईक्यू
आप सभी के लिए लेकर के आया है इसका बहुत ही सिंपल सा समाधान। समाधान क्या है कि यहां पर लॉन्च कर दिया गया फाउंडेशन निश्चय बैच 11, जिसमें जो एडमिशन है वो 21 अप्रैल को क्लोज हो रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए कि बैच क्लोज होने से पहले आपको इनरोल कर लेना है सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहां पर स्टडी आईक्यू को ही क्यों आपको चुनना है, तो यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। सलमान लाइव कोड का आप यूज करेंगे तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको अलग से मिल जाएगी। यहाँ के टॉप लेवल के जो टीचर्स हैं वो आपको न केवल गाइड करते हैं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपके सिलेक्शन को भी इंश्योर करते हैं। 1000 आवर से भी ज्यादा यहाँ पर लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं, वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल में पूरी की पूरी कवरेज की जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है उसकी पूरी की पूरी फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी फाउंडेशन की। साथ ही साथ जो हमारा क्रैश कोर्स है आंसर राइटिंग का मेंस के पर्पज से, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो फटाफट जाइए अपने आप को इनरोल करिए और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो अभी हाल की रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो ऋण स्वीकृति की बात करते हैं तो उस मामले में उत्तर प्रदेश में औसतन 101 दिन लग रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं जैसे कि बिहार में देखें तो यहां पर 110 दिन, और वहीं तेलंगाना की बात करें तो लगभग 190 दिन का समय लग जाता है। जबकि ऋण वितरण के मामले में, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें कि जो ऋण है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में उत्तर प्रदेश ने 14% की वृद्धि दर्ज की है। और वहीं पिछले साल की अगर तुलना करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने 250 करोड़ रुपए का अधिक बजट व्यय किया है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों की अगर बात करें, जो बजट की अगर बात करते हैं तो इसमें 56% की वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश के लिए 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान किया गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, यह जो पूरी की पूरी योजना है, जो ये आपकी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, इसकी शुरुआत जो है एक आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में की गई थी। और जो नोडल मंत्रालय है इस योजना को चलाने के लिए वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका यह है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो असंगठित क्षेत्र में है उनमें जो मौजूदा व्यक्तित्व है उन व्यक्तियों की बात करें तो सूक्ष्म उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो किसान उत्पादक संगठन है एवं जितने अन्य उत्पादक सहकारी संगठन है उन समितियों को मदद करना है। और इस योजना की अगर बात करते हैं, अवधि जो है 5 वर्षों की ली गई थी, यानी कि 2021-22 से 2024-25 तक ही इसकी अवधि थी। तो इस योजना की जो नोडल मंत्रालय कौन सी है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहां पर इस योजना के तहत अगर बात करें तो जो भी इनपुट की खरीद है, सामान्य सेवाएं हैं, इसके अलावा उत्पादों के विपणन के संबंध में जो पैमाने के लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद का दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये योजना थी जो कि 2020 में यहां पर शुरू की गई थी। तो इसी के अंतर्गत अगर यहां पर देखते हैं तो इस योजना के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि एक काफी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है राज्य के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? बनारसी तबला, तिरंगा बर्फी, बनारसी पान, लखनवी चिकन। तो अभी हाल की अगर हम बात करते हैं तो बनारसी तबला और बनारसी शहनाई को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग क्या है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा। इसको कई बार आपको बताया भी जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगर पता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बताएं, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़िए और फिर पढ़ करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। बनारसी तबले की बात करें सबसे पहले तो यहां पर देखिए बनारसी तबला और शहनाई दोनों को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बनारसी तबला घराना की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है
वाराणसी, वर्तमान में वाराणसी, और पहले हम इसे बनारस के नाम से जानते थे, तो यहीं से हुई है, जिसे पहले पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता था, या आज भी इसे पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बनारस का तबला घराना है इसे पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। तो तबला घराना वादन की एक प्रभावशाली और अद्वितीय शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस घराने की अगर बात करें तो यह एक सशक्त पखावज प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा अपनी लयबद्ध, समृद्ध और परिष्कृत और स्पष्ट स्वर के लिए ये जाना जाता है। यानी कि इस पूरी की पूरी शैली की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बनारस घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत के 6 प्रमुख तबला घरानों में से एक माना जाता है। अब कौन कौन से तबला घराना है बनारस घराने को छोड़ करके, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस घराने के लिए प्रसिद्ध जो प्रतिपादक अगर हम बात करते हैं तो पंडित अनोखे लाल मिश्र, पंडित किशन महाराज और पंडित समता प्रसाद है। अब वही अगर हम बनारसी शहनाई की बात करें तो ये एक पारंपरिक वायु वाद्य है जिसे मुख्य रूप से मंदिरों में, शादियों में या विशेषकर अगर हम देखें तो खुशी के मौके पर जो भी त्योहार होते हैं वहां पर इसको बजाया जाता है। और इसकी प्रसिद्धि तब मिली जब इसे बिस्मिल्लाह खां ने, अगर हम देखते हैं तो स्वतंत्रता पश्चात के बाद, यानी कि जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस था उसी अवसर पर लाल किले पर जब इन्होंने शहनाई बजाई तो इसकी प्रसिद्धि और भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो बनारसी अगर हम यहाँ देखें शहनाई वाराणसी के आध्यात्मिक और कलात्मक चरित्र को भी दर्शाता है, साथ ही साथ इस शहर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। चलिए अगला सवाल है, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई? 2019, 2020, 21, 22। तो पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2019 में की गई थी। इसके अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में देखते हैं कि इस योजना का वर्णन क्यों किया जा रहा है, यानी कि इसको हमने शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है करंट अफेयर से संबंधित है। तो दरअसल अभी मामला क्या है कि पीएम कुसुम योजना और इसके अलावा जो पीएम सूर्यघर योजना है, इसके प्रभावशाली के क्रियान्वयन में, यानी कि इसके एग्जीक्यूशन में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी रहा है। और इसी के चलते जो यहाँ पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, इन्होंने इसकी सराहना की है कि उत्तर प्रदेश ने किस तरह से इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो सौर ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। और यहां पर इसका एक लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है। तो अब यहां पर इसके अंतर्गत, इस योजना के अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना है, और साथ ही साथ यहां पर जो सौर ऊर्जा संचालित पंप है और जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करके उन्हें ग्रिड से जोड़ करके, उन्हें ग्रिड के अधिशेष जो सौर ऊर्जा है उन्हें बेच करके सक्षम बनाना और किसानों की जो इनकम है उसमें वृद्धि लाना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। सवाल है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी कि ASI की अगर हम बात करते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की, कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में देश में सबसे अधिक फैक्ट्री पंजीकरण दर्ज किए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो यहाँ पर प्रश्न का ऑब्वियस से उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने, अगर हम देखें तो हालिया जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं ASI के, उसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो वर्ष था 2024-25 में, इसमें देश में सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर हम देखते हैं फैक्ट्री पंजीकरण उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2024-25 में अगर हम देखते हैं 3318 फैक्ट्रियां पंजीकृत हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो 2020 और 21 की तुलना में अगर देखते हैं तो 1484 से लगभग दोगुनी हो गई। इस रिपोर्ट में इस बात का भी प्रदर्शन किया गया है या जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है अब छोटे और मध्यम उद्यमों के अलावा बड़े पैमाने पर भी औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख और आकर्षक गंतव्य स्थान के रूप में उभर रहा है। अब यहाँ पर ये सुधार क्यों हुआ है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार हुए हैं, प्रशासनिक दक्षता में जो सुधार हुई है, और साथ ही साथ जो नीतिगत निर्णय हैं उनके कारण यहाँ पर जो ASI फ्रेम में राज्य की हिस्सेदारी अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2022-23 में 7.6% हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। अब एक बार हम लोग ASI के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के अंतर्गत देखें तो जो औद्योगिक आंकड़े हैं उनका प्राथमिक स्रोत है ASI यानी कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, और ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो भी आंकड़े जारी किए जाते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
इसकी शुरुआत वर्ष 1960 में 1953 के सांख्यिकी संकरा अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। एएसआई की अगर बात करें तो वर्ष 2010 और 11 से यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है और वर्ष 2017 में इसमें अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। तो यहां से प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या फ्रेम किया गया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्र या क्षेत्रों में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? गणितीय कौशल, कंप्यूटर दक्षता, संचार कौशल और अंत में है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्किल इंडिया जो रिपोर्ट 2025 जो आई है इसके अंतर्गत कई मामलों में जो है उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं जो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं इसमें गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता यानी कि मैथमेटिकल और कंप्यूटर की जो प्रोफिशिएंसी है इसकी स्किल्स को लेकर के यहाँ पर जो है शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन डी जो है प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन सेक्शन के अंतर्गत थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल अभी यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट आई है 2025 की स्किल इंडिया रिपोर्ट, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने कंप्यूटर और गणितीय कौशल में के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो शहरी रैंकिंग और रोजगार के अवसरों के मामले में भी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रिपोर्ट की बात करें तो 80% जो युवा हैं गणित और कंप्यूटर स्किल्स में दक्ष हैं और उत्तर प्रदेश ने इस मामले में आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान पर कब्जा कर लिया है उत्तर प्रदेश ने। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें क्रिटिकल स्किल्स की बात करें या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो इसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसके बाद राजस्थान और फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश है। वहीं तमिलनाडु के बाद जो यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जो पसंदीदा स्थान है उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर रखा गया है। यानी कि इंटर्नशिप पसंदीदा राज्य की अगर बात करते हैं तो शीर्ष पर तमिलनाडु, वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। उत्तर प्रदेश को ये उपलब्धि हासिल हुई है। अंग्रेजी दक्षता के मामले में बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, जबकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं ये तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए युवाओं के लिए जो रोजगार संसाधनों की उपलब्धता है इसके मामले में खासकर अगर हम 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की बात करते हैं तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं जबकि 26 से 29 वर्ष के युवाओं की श्रेणी के अंतर्गत बात करें तो राज्य का तीसरा स्थान प्राप्त है। और कुल रोजगार प्रतिशत में अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है 84% के मामले में प्रतिशत के अंतर्गत, दिल्ली 78% दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 75% तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश 72% चौथे स्थान पर, केरल 71% पांचवें स्थान पर और उत्तर प्रदेश जो है 70% के साथ छठवें स्थान पर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर भी हम लोग नजर डालते हैं। अब देखते हैं क्या सवाल आप सभी के लिए फ्रेम किया गया है। सवाल है उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम किसके नाम से जाना जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो उत्तर प्रदेश में राज्य के सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने से बचाने के लिए, यानी कि या कह ले कि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता उन तक सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ समाज के गरीब और हाशिए पर रह रहे जो मौजूदा समुदाय हैं उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और उनका लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इस कार्यक्रम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ही यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही यहाँ पर लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के दर्शन प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 14 से 15 लाख परिवारों का चुनाव किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इन तमाम परिवारों को जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं तो राज्य सरकार उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास सुनिश्चित करेगी, शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करेगी, शौचालय, आयुष्मान कार्ड या इस तरह की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें मुहैया कराने में मदद करेगी, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रह पाए। इस कार्यक्रम में अगर हम देखते हैं तो विशेष रूप से थारू, मुसहर,
वनटांगिया, कोल, बुक्सा, चेरो, गोंड और सहरिया जैसी जितनी भी यहाँ पर अगर देखते जो समुदाय हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर या फिर ललितपुर? तो रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में किया है। अब इस परियोजना की अंतर्गत बात करें तो यह जो एक सिंचाई परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कहां पर है? महाराजगंज। तो पहले महाराजगंज को हम लोग मैप में देखते हैं। तो महाराजगंज को आप यहां पर देख सकते हैं, तो कुछ यहां पर इस तरह से हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का के पूर्वी जिलों में से एक जिला है। ठीक है, अब इसकी सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो कुशीनगर, फिर यहाँ पर गोरखपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, ये 4 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जिनके साथ अपनी सीमा को ये साझा करता है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर महाराजगंज है इसकी जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर एक बताना है कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहा है कौन सा वो जिला है जिसके साथ महाराजगंज अपनी सीमा को साझा करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस तरह से अभी यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है इस परियोजना का। तो यहाँ पर महाराजगंज में रोहिन नदी के ऊपर लगभग अगर हम देखते हैं तो कितने मीटर, 86 मीटर लंबा ये जो है पूरा का पूरा बैराज है। और इससे अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 16,000 किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि रबी और खरीफ की जो भी फसलें होती हैं उनको सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हो जाएगी। जो कि अब तक अगर हम देखा करते थे तो यहाँ पे आसपास जो नलकूप है और जो कुएं है, तालाब है, उनके ऊपर इनकी निर्भरता रहा करती थी। लेकिन इस बैराज, इस परियोजना के शुरू हो जाने से जो तकरीबन 16,000 राज्य जो 16,000 यहाँ आसपास के क्षेत्र के किसान हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, जिससे कि उनके आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरी की पूरी परियोजना है इसके दोनों तटों पर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने से तकरीबन 7,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि को सीधा लाभ मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह परियोजना चलाई जा रही सिंचाई अवसंरचना परियोजना, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों हेतु काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और इसीलिए इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैराज से 5 माइनर नहरें निकलती हैं। अगर कौन कौन सी है तो रामनगर, वटजगर, नकटोजी, सिसवा और बौलिया, तो इनके माध्यम से, इन नहरों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई की जाएगी। तो इस बैराज के बन जाने से आसपास के गांवों में अगर हम देखते हैं तो स्थायी नहर प्रणाली और जल आपूर्ति हो सकेगी, जिससे कि अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो जल आपूर्ति की जो व्यवस्था है उसका विकास हो सकेगा और रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए सीधे तौर पर किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करने के लिए हाल ही में किस उपकरण को भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल, डायनामिक डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल, सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिंग थेफ्ट व्हीकल या सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल। तो इसमें से क्या सही उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक राजकीय विद्यालय है, तो वहीं के वैज्ञानिकों के द्वारा चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस या एक सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल, और इसे भारत सरकार के द्वारा पेटेंट दे दिया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है ये क्या करेगी, यहाँ पर इसमें चिप्स लगाए गए हैं जो कि पहले से ही कोडेड होती है। तो इन चिप्स के अगर अंतर्गत देखते हैं तो कि जो चोरी हुए वाहन है उनको खोजने, उनको ट्रैक करने में मदद मिलती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो 3 मुख्य भाग हैं, जो आप व्हीकल है उसकी चेसिस, उसका इंजन और उसके नंबर प्लेट में वायरलेस चिप लगाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अगर देखते हैं तो सिस्टम की निगरानी करने वाले एक मुख्य नियंत्रक यानी कंट्रोलर से जुड़ी होती है। यानी कि चिप्स जो है इस कंट्रोलर से चिप जुड़ी होती है और ये चिप्स विशेष रूप से कोडित किए जाते हैं, जिससे इन्हें कहीं और इस्तेमाल अगर किया जाता है तो इससे इनकी पहचान कर ली जा सकती है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक फास्टैग रीडर प्रणाली की तरह कार्य करता है, जो कि पुलिस को चोरी हुए वाहन या उसके भाग की पुष्टि करने में मदद करती है। वहीं एनसीआरपी की अगर बात करते हैं, यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात करें, तो दिल्ली देश में सबसे अधिक वाहन चोरी की घटनाओं वाला क्षेत्र है और यह उपकरण विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। और अंत में आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका उत्तर आपको जरूर देना है। सवाल है, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम में उल्लेखनीय वापसी की है? सौरभ चौधरी, सुरुचि सिंह, दर्शना राठौर, भवतेक सिंह
गिल। क्या है इसका सही उत्तर? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और अंत में चलते चलते अगर आप इस पूरे के पूरे सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल study.with सलमान सर पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पर, ये भी सेम नाम से है study.with सलमान सर। तो आप कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 24/7 आपके लिए अवेलेबल हुई स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करने के लिए सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप आपको फ्री मिलने वाली है। तो फटाफट अपने आप को इनरोल करिए स्टडी IQ के साथ। और कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर तो बताएंगे ही, साथ ही कुछ अन्य क्वेश्चन भी जब मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर आपसे पूछे गए हैं, तो उनका उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।